चैप्टर 10 स्टार्ट करें। चैप्टर 10 क्या है जी? ब्रीथ, यानी इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। देखो ब्रीथ, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहलाता है जी? बिंदुपथ को ब्रीथ कहते हैं। बिंदुपथ को ब्रीथ कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखे किसी एक निश्चित बिंदु से, मान लो एक फिक्स पॉइंट ले लिए, ओ फिक्स पॉइंट क्या लिए? ओ लिए, और यहाँ से हम लोग क्या बना दिए? एक सर्कुलर वे बना दिए, एक सर्कल जैसा वे बना दिए ना यहाँ से। तो इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पे जितने भी पॉइंट हैं ना, इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। इनसे देखो ये सारे पॉइंट से मिलके एक सर्कुलर वे बना है, सर्कल जैसा बना है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस सर्कुलर वे को ही हम लोग बोलते हैं ब्रीथ। ये सारे पॉइंट से मिलके बना है कि ये सब क्या है? पॉइंट है। यानी कोई भी ब्रीथ इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना रहता है, अनंत बिंदु। ठीक है, समझ में आया? ब्रीथ किसे कहेंगे? तो ब्रीथ का मतलब होता है किसी एक निश्चित बिंदु से, ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है ना, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी एकदम ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये वाला फिक्स रहेगा। जितना ये उतना ही ये सारे दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनका डिस्टेंस आपस में बराबर होता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं जी? त्रिज्या। और इसे आर से प्रेजेंट करते हैं, और उसके जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसे ओरिजिन बोलते हैं, और उसे ओ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ब्रीथ किसे कहेंगे? तो एक फिक्स बिंदु से फिक्स दूरी पर जितने भी पॉइंट ऑफ कलेक्शन होते हैं, उन पॉइंट ऑफ कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। और इसको सेंटर को हमेशा हम लोग ओ से प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से? ओ से। ओ मतलब ओरिजिन, यानी इसका केंद्र। ठीक है, और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, और इसे आर से प्रेजेंट किया जाता है। इतना समझ में आया? देखो निश्चित बिंदु ब्रीथ का केंद्र यानी ओरिजिन कहलाता है। जो फिक्स पॉइंट है यह क्या कहलाता है? ब्रीथ का केंद्र। ब्रीथ का केंद्र कहलाता है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? देखो पहला नोट लिखे हैं, ब्रीथ के केंद्र से ब्रीथ के परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। देखो ब्रीथ के केंद्र से, और ये जो सर्कुलर वे है ना, ये इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। इसे क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो देखो ब्रीथ के केंद्र से ब्रीथ के परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? ब्रीथ की त्रिज्या कहलाती है। यानी ये इसका केंद्र है, इस केंद्र से ये दूरी भी इसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये दूरी भी त्रिज्या, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसे भी त्रिज्या। ये सारे त्रिज्या कहलाएगी, और इन सब का दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रीथ की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, तो आंसर क्या होगा उसका? जो ऑप्शन होगा बराबर होती है, तो वही होगा। ठीक है, यानी ब्रीथ की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात ब्रीथ की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। यहाँ पे लिखे भी हैं। देखो जीवा मतलब कॉर्ड किसे कहते हैं? तो जो रेखाखंड ब्रीथ के दो बिंदुओं को मिलाता है उसे ब्रीथ की जीवा कहते हैं। मान लो यह एक रेखाखंड है, यह ब्रीथ के एक बिंदु यहाँ पे ए है, और दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है जी? बी है। इन दोनों को यह रेखाखंड ए बी मिलाया ना, तो ये ए बी क्या कहलाएगा? इसका जीवा कहलाएगा। इस ब्रीथ का क्या कहलाएगा? जीवा। यानी सिंपल सा बात है, ब्रीथ के किसी भी दो बिंदु कोई भी रेखाखंड मिलाता है, उस रेखाखंड को ब्रीथ की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पे P है, और यहाँ पे एक बिंदु Q है, तो P से Q को यह रेखाखंड PQ मिलाया ना, तो PQ क्या कहलाएगा? इसका जीवा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? बड़ा है, नीचे वाला पार्ट छोटा है। तो जो बड़ा पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो पृष्ठीय ये सर्कल है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उस चैप्टर में हम लोग इसका एरिया निकालना जानेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकलता है, लघु वृत्तखंड का कैसे निकलता है। बस यहाँ पे ये समझो कि ये बड़ा वाला पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला है इसे लघु वृत्तखंड। देखो एक जीवा ब्रीथ को दो वृत्तखंडों में विभाजित करता है। यह एक जो जीवा है ब्रीथ को कितने वृत्तखंड में विभाजित किया? दो, एक ऊपर है और एक नीचे में है। ठीक है, देखो व्यास किसे कहते हैं? तो जो जीवा, हम क्या बताएं कि कोई जीवा किसे कहते हैं? तो जो ब्रीथ के किसी दो बिंदु को जो रेखाखंड मिलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। जैसे यह एक ब्रीथ है, ब्रीथ का अगर यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं ए, और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं बी, या ब्रीथ के दो बिंदुओं को मिलाया है ना, यह रेखाखंड ए बी मिलाया है कि नहीं? तो ए बी क्या कहलाएगा? इसका जीवा कहलाएगा। लेकिन जो जीवा ब्रीथ के केंद्र से जाता है, जो जीवा ब्रीथ के केंद्र से जाता है, यह ए बी जो जीवा है कहाँ से गया है? ब्रीथ के केंद्र से गया है ना,
तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से जाता है उसे हम लोग बोलते हैं व्यास। उसे क्या बोलते हैं? व्यास यानी डायमीटर। तो वही लिखे हैं, जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। और व्यास, जो व्यास होता है ना डायमीटर, उसे हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से? स्मॉल डी से। ठीक है, याद रहेगा। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या जो केंद्र से वृत्त के परिधि की दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये इसका केंद्र है ना, केंद्र से ये वृत्त की परिधि की दूरी है ना, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये इसका केंद्र है ना, केंद्र से ये वृत्त की परिधि की दूरी है ना, ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये और ये ए बी क्या होगा? डायमीटर। ए बी डायमीटर। तो ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए और ओ बी दोनों को ऐड करेंगे, किसके इक्वल आएगा? ए बी के इक्वल आएगा। ए बी यहाँ पे क्या कहलाएगा? डायमीटर। डायमीटर और क्या चीज़ है? डी से। ओ ए इसका क्या कहलाएगा? त्रिज्या यानी आर से। ओ बी इसकी क्या कहलाएगा? त्रिज्या यानी आर से। डी इक्वल टू 1 आर कितना आर होगा? 2 आर। यानी 1 डायमीटर इक्वल टू कितना होता है? 2 आर। आर बोले तो त्रिज्या, और ये डी बोले तो व्यास। तो वही व्यास इक्वल टू लिखे हैं 2 इंटू आर। आर को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। 2 इंटू त्रिज्या। समझ में आया? पहला नोट लिखेंगे, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास होती है ना, वह वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। मान लो यह एक वृत्त है, इसका सेंटर ओ है, इसका व्यास कौन होगा? ये इसका व्यास होगा ना। तो देखो, यह मान लो ए बी इसका व्यास है। ठीक है, तो यह व्यास वृत्त के एकदम बीचों बीच गया है, क्योंकि सेंटर कहाँ होता है? बीच में होता है ना। तो जब व्यास वृत्त के एकदम बीचों बीच गया है तो जाहिर से बात है ये सबसे बड़ा होगा। और इस देखो, ये भी वृत्त की जीवा है, लेकिन इसके मुकाबले ये क्या है? छोटा है ना। यह भी वृत्त की जीवा है, लेकिन इसके मुकाबले में यह छोटा है। और अगर एकदम इसके नज़दीक से ले जाएंगे तो वो भी वृत्त के जीवा ही होगा, क्योंकि यह भी क्या कर रहा है? वृत्त के दो बिंदुओं को ज्वाइन कर रहा, मिला रहा। तो यह भी वृत्त की जीवा कहलाएगी, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? ये ए बी ही होगा, क्योंकि ये कहाँ से गया है? एकदम सेंटर से गया है, बीच से। क्योंकि यहाँ से भी इसकी दूरी बराबर होगा, इसका भी दूरी, मतलब सबका दूरी यहाँ से क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मान लो यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या इसका दूरी बराबर होगा? नहीं होगा। ये वाला तो उसके मुकाबले में छोटा ही होगा। तो सिंपल से बात याद रखना, जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है उसमें? किसी भी वृत्त की व्यास आपस में बराबर होती है। मान लो एक वृत्त है, इसका सेंटर ये है, मतलब वृत्त गोल रहेगा। ठीक है, और इसके जो व्यास होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी जो सेंटर से जितने भी व्यास जाएंगे वो सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। एक ही वृत्त का व्यास आपस में बराबर होती है। ऐसा नहीं कि एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, इन दोनों का व्यास आपस में बराबर होगा। नहीं ना होगा, कभी नहीं होगा। एक वृत्त का व्यास आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये भी समझ में आया ना? देखो, सभी व्यास जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं। इसमें लिखेंगे सभी व्यास जीवा होते हैं। ये वृत्त है, इसका सेंटर ये ओ है, यह जो व्यास है ये क्या है? जीवा कहलाएगी ना। क्यों? क्योंकि जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा उसे ही ना कहते हैं जो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को जो रेखाखंड मिलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ये भी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी ना, क्योंकि ये भी क्या है? वृत्त के दो बिंदुओं को ज्वाइन किया है, तो ये भी व्यास कहलाएगी ना। और मतलब व्यास तो कहलाएगी ही, यह क्या कहलाएगी? यह व्यास जीवा भी कहलाएगी ना। लेकिन ये देखो, अगर मान लो ये आर एस है, यह क्या है? आर एस है, और जो रेखाखंड आर एस है यह वृत्त के दो बिंदु आर और एस को ज्वाइन किया है। तो जो रेखाखंड वृत्त के किसी भी दो बिंदु को आपस में ज्वाइन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं ना। तो यह आर एस तो जीवा कहलाएगी, लेकिन क्या यह आर एस जो जीवा है यह व्यास कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। व्यास किसे कहते हैं? तो जो सर्कल के केंद्र से जाता है, जो वृत्त के केंद्र से जाता है जो जीवा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। मतलब यह व्यास जीवा कहलाएगा, यह भी व्यास क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा, लेकिन यह जीवा व्यास नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी व्यास होते हैं उन सारे व्यास को हम लोग जीवा कह सकते हैं, लेकिन सभी जीवा को हम लोग व्यास नहीं कह सकते हैं। वैसे ही जीवा को व्यास कहेंगे जो वृत्त के कहाँ से जाएगा? केंद्र से जाएगा। उस जीवा को हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यास कह सकते हैं। यही ना लिखे हैं, सभी व्यास जीवा होते हैं, यानी सभी के सभी व्यास क्या होंगे? जीवा होंगे, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं। क्लियर है ये? देखो, छेदक रेखा यानी सेकंड,
कोई रेखा जब वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। यानी देखो पहले ये देख लो, जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा किसे कहेंगे, तो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को जो रेखाखंड ज्वाइन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यह क्या करता है, वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में जोड़ता है, उसे हम लोग जीवा। लेकिन छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो जो रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके आगे चला जाए। ये देखो इसको क्या किया, प्रतिच्छेद करके आगे की तरफ चला गया ना, तो यह क्या कहलाएगा जी, छेदक रेखा कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। समझ में आया। देखो ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, जो रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो यह वृत्त है जिसका केंद्र O है, अगर कोई एक रेखा आया वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर, मान लो बिंदु A पर प्रतिच्छेद किया और चला गया, बिंदु A को क्या किया, प्रतिच्छेद किया और आगे चला गया, तो यह क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो जो वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, कितने पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये बात क्लियर है। स्पर्श रेखा किसे बोलेंगे, अगर जैसे ही ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करके आगे गया तो यह क्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा ना। तो स्पर्श रेखा होने के लिए क्या होना होगा, सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करना होगा यानी प्रतिच्छेद करना होगा, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर वह रेखा स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पर्श बिंदु किससे कहते हैं, तो वृत्त के जो बिंदु है उस बिंदु और ये जो स्पर्श रेखा ये इनके बीच का जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, उससे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। बात वही है। ठीक है, जैसे ये देखो, यह सेंटर O है, यह एक रेखा आया, मान लो यह रेखा एक AB आया, यह वृत्त के बिंदु P पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया और आगे चला गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। बता ही दिए हैं, जिस रेखा पर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु है ना, इस पर एक ही स्पर्श रेखा होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि जो वृत्त बना रहता है यह इनफाइनाइट बिंदु से मिलकर बना रहता है। कितने पॉइंट बिंदु से जी, इनफाइनाइट, यानी इसमें इतने पॉइंट हैं कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं जा सकती है। यह बात क्लियर है। क्या बताए हैं, समझाएं तो समझ में आया है। क्या बोलेंगे कि जो वृत्त होती है, वृत्त इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी रहती है। कितने से, इनफाइनाइट। तो जाहिर से बात है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी है तो इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। लेकिन मान लो इस पे से एक स्पर्श रेखा खींची गई, कोई बोले है क्या इस पे से दूसरी कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, एक बिंदु से मान लो यहाँ पे बिंदु A है, इस बिंदु A से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जाएगी, दूसरा स्पर्श रेखा नहीं जाएगी। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो इसको बना लेना फिगर में। ठीक है, वृत्त के क्या बोले हैं, किसी बाह्य बिंदु से। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर। मान लो वृत्त के बाहर एक बिंदु है A, वृत्त के बाहर एक बिंदु है A है ना, तो इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर ज़्यादा से ज़्यादा दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितने, दो। तो मान लो एक ये स्पर्श रेखाएं हो गई और दूसरा ये, बस यही दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इससे और कोई तीसरा स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। और यह भी याद रखना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु S है, इसमें दो स्पर्श रेखा खींचे AP और AQ, तो जितना AP होगा उतना ही AQ होगा, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोई दिक्कत देखो तो नोट 4 में लिखे हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये नहीं लिखे हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो मान लो यह वृत्त है जिसका सेंटर O है, इस पे एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये है AB, एक क्या है जी, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रहा, स्पर्श कर रहा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो देखो
और ए बी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की ये जो ए बी स्पर्श रेखा है वृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है? बिंदु पी पर। तो यही ना लिखवाएं कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे क्या है? पी है ना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है, जो जाने वाली त्रिज्या होती है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या है? ओपी है ना। तो जो ओपी होगी वो इस पर क्या होगी? लंब होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्लियर है? सिंपल याद रखना, वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, यानी 90 का एंगल बनाएगी। देखो नोट 5 में लिखेंगे, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। समझा भी चुके हैं कि बाह्य बिंदु, मान लो एक बाह्य बिंदु P है, P से अगर दो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लो एक है AP और दूसरा है PB, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। AP बराबर क्या होगा? PB होगा। नोट 6 है, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बताओ तो एक वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना रहता है? अनंत बिंदु से मिलकर बना रहता है ना। तो इस पे अनंत बिंदु है, तो इस पे अनंत स्पर्श रेखाएं भी खींची जा सकती है। खींची जा सकती है ना, इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं। ठीक है, एक वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई एक वृत्त है तो इस वृत्त पर कितने समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है जी? दो। समानांतर रेखाएं किसको कहते हैं? वो दो रेखाएं जो दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे, वो समानांतर रेखाएं होती है। तो मान लो इस पे एक रेखा है AB और दूसरा रेखा क्या है? PQ। तो एक वृत्त पर दो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, यानी AB किसके समानांतर होगा? PQ के। तो AB समानांतर होगा PQ के। ठीक है ना, समझ में आया? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो स्पर्श रेखा होता है, मान लो ये AB स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, यही ना लिखवाया, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु। बताओ तो यह वृत्त है, ठीक है ना। तो वृत्त का एक ये बिंदु क्या है? P भी है ना, बिंदु P है। तो स्पर्श रेखा कौन है? AB है। तो देखो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो स्पर्श रेखा जो AB है वृत्त के किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? P पर। ये जो वृत्त है, वृत्त का कौन सा बिंदु है जी? ये P है ना, बिंदु P। बिंदु P पर ही ना स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद कर रहा। तो जो स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श बिंदु हो, और ये देखो जो स्पर्श रेखा हो गया और जो वृत्त का बिंदु हो गया, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु बोलेगा ना, यानी इसमें P क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्लियर है इतना?